हेलो दोस्तों, ब्रजेश चंद्रा लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास पर मैं अपनी अगली प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। प्रस्तुत वीडियो में हम लोग सिंधु सभ्यता की निरंतरता या उत्तरजीविता, कंटिन्यूटी और सर्वाइवल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इस विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, सिविल सर्विसेज परीक्षाओं का यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, विशेष करके मुख्य परीक्षाओं में। तो आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखें कि इस टॉपिक से संबंधित जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं वह किस प्रकार के होते हैं। तो प्रश्न यह पूछा जाता है कि क्या सिंधु सभ्यता का अंत आकस्मिक था या फिर सिंधु सभ्यता की उत्तरजीविता पर प्रकाश डालें। तो दोस्तों, इस विषय पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि सिंधु सभ्यता के पतन से संबंधित जो 2 अध्ययन सामग्री मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, उसमें इस बात की चर्चा की गई है कि वर्ष 1960 तक पुरातत्ववेत्ताओं ने अपना सारा कार्य नगरों, नगर नियोजन और बड़ी बड़ी इमारतों के अध्ययन पर केंद्रित किया था। इस सभ्यता से संबंधित कई महत्वपूर्ण तथ्यों को नज़रअंदाज कर दिया गया था, जैसे हड़प्पाई नगरों का गांवों से संबंध और हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न सांस्कृतिक विशिष्टताओं की निरंतरता। यहाँ आप इस बात को समझें कि सिंधु सभ्यता एक नगरीकृत सभ्यता थी, तो किसी भी नगरीकृत सभ्यता के पृष्ठभूमि में सुदृढ़ कृषि अर्थव्यवस्था की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। जैसा कि मैंने नगरीकरण से संबंधित जो अध्ययन सामग्री प्रस्तुत किया है उसमें भी इस बात की चर्चा की गई है, क्योंकि नगरों के खाद्यान्न आवश्यकताओं की आपूर्ति जो है वह ग्रामीण क्षेत्रों से ही होती है, गाँवों से ही होती है, और इसके बदले नगरों से जो नगरीय व्यवसाय हैं, व्यापारिक गतिविधियां हैं, तो गांव की आवश्यकताओं की पूर्ति नगरों के द्वारा की जाती है। तो सिंधु सभ्यता की जो नगरीकृत सभ्यता थी उसकी पृष्ठभूमि में सुदृढ़ कृषि अर्थव्यवस्था अर्थात गांव की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण थी। तो 1960 तक जो पुरातात्विक खुदाइयाँ चली उसमें इस तथ्य को नज़रअंदाज कर दिया गया, क्योंकि सिंधु नगरों का तो पतन हुआ, यह एक सच्चाई है, लेकिन क्या सिंधु जो गांव थे, सिंधु सभ्यता से संबंधित जो गांव थे, क्या उनका पतन हुआ? इस बात की चर्चा 1960 तक नहीं की गई, इस पर कोई विश्लेषण या अध्ययन नहीं किया गया था। इसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता के जो सांस्कृतिक विशिष्टताएं थी, तो क्या गांव में वो विशिष्टताएं मौजूद थीं या नहीं, इस बात की भी अनदेखी की गई थी। तो इन दोनों तत्वों की न तो तत्परता से खोज की गई 1960 से पहले, या फिर उनकी अनदेखी कर दी गई। अब धारणा यह विकसित हुई कि भारतवर्ष में नगरीय सिंधु सभ्यता के बाद ग्रामीण आर्य सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ, जो अलग अलग सांस्कृतिक विशिष्टताओं वाली सभ्यताएं थी, और इस प्रकार ऐसा माना गया कि सिंधु सभ्यता का आकस्मिक रूप से पतन हो गया। नगरों का पतन हुआ मतलब कि सिंधु सभ्यता का ही पतन हो गया। लेकिन वर्ष 1960 के बाद की परिस्थितियों पर अब हम लोग चर्चा करते हैं कि 1960 के पश्चात इस संदर्भ में कार्य प्रारंभ किए गए। इससे जो नवीन तथ्य सामने आए उससे न सिर्फ सभ्यता के आकस्मिक अवसान की धारणा ही बदल गई, बल्कि इस सभ्यता के पतन के स्थान पर इसके निरंतरता की धारणा मजबूत हुई। ऐसा माना गया कि यद्यपि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो जैसे नगरों को वहां के निवासियों ने खाली कर दिया और नगरीकरण का चरण समाप्त हो गया, लेकिन भौगोलिक प्रसार के परिप्रेक्ष्य में गांव में काफ़ी वस्तुएं उसी पुरानी शैली में चलती रहीं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग उन तत्वों पर विचार करेंगे जिनकी परंपरा समाप्त हो गई और कौन सी विशिष्टताएं ग्रामीण क्षेत्रों में चलती रहीं। तो जैसे केंद्रित अर्थव्यवस्था से संबंधित कार्यकलाप, जैसे एक रूपलेखन,
मुहरे, बाट, मिट्टी के बर्तनों की परंपरा ये अवश्य समाप्त हो गई, परंतु छोटे छोटे गांव और कस्बे परवर्ती हड़प्पा चरण में भी बने रहे। इन स्थानों के पुरातात्विक खुदाइयों में सिंधु सभ्यता के अनेकों तत्व प्राप्त होते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि परवर्ती हड़प्पा चरण जो था वस्तुतः नगर चरण के बाद समृद्ध गांवों का चरण था, जिसमें नगर चरण की अपेक्षा कहीं अधिक गांव थे। ऐसे गांव जो थे पूर्वी पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान आदि क्षेत्रों में स्थापित हुए थे। गांवों की संख्या में वृद्धि का कारण यह था कि परवर्ती हड़प्पा चरण में काफी अधिक संख्या में प्रवासी कृषक समुदाय अस्तित्व में आए थे। इसमें हड़प्पाई नगरों के प्रवासी लोग तो थे ही, अर्थात नगरों का जब पतन हुआ तो वहाँ के लोग गांव में तो गए ही, साथ ही साथ बहुत से स्थानों पर मध्य एशियाई एवं ईरानी प्रभाव वाले लोग भी प्रवासियों के रूप में आए थे परवर्ती हड़प्पा चरण में। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि परवर्ती हड़प्पा चरण में लोगों ने धीरे धीरे स्थानीय परंपराओं को भी अपनाना प्रारंभ कर दिया था। इस संदर्भ में कुछ प्रमुख स्थलों एवं वहाँ की खुदाइयों से प्राप्त अवशेषों को देखा जा सकता है जो हड़प्पा नगर चरण से समानता रखते हैं। आइए इन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिंध में आमरी, चन्हूदड़ो और झूकर, इन 3 स्थलों के बारे में देखते हैं, समझते हैं कि जैसे हड़प्पा कस्बों में परवर्ती चरण में लोग भी वैसे ही रहते थे जैसा कि पहले, मतलब कि सिंध में आमरी, चन्हूदड़ो और झूकर में, इन स्थलों में के हड़प्पाई जो कस्बे थे इसमें परवर्ती चरण में भी लोग वैसे ही रहते थे जैसे कि नगरीय चरण में। वे अब भी ईंटों के मकान में रहते थे, लेकिन जो सुनियोजित विन्यास था नगरों का, मकानों का, उन्होंने त्याग दिया था। वे मामूली से भिन्न मृदभांडों का प्रयोग करते थे जो पांडु बतैन थे, अर्थात परवर्ती हड़प्पा चरण के जो लोग थे आमरी, चन्हूदड़ो, झूकर में जो मृदभांड का प्रयोग करते थे वह पांडु बतैन थे और इन पर लाल पट्टी एवं काले रंग की चित्रकारी थी। अनुसंधान से यह भी स्पष्ट हुआ है कि ये प्रौढ़ हड़प्पा चरण के समान थे। इन्हें झूकर मृदभांड कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। झूकर में कुछ विशिष्ट धातुओं की वस्तुएं भी मिली हैं जो ईरान के साथ व्यापार संबंधों की सूचक हो सकती है, या फिर इससे अधिक इस बात की संभावना प्रदर्शित करती है कि ईरानी अथवा मध्य एशियाई प्रभाव वाले प्रवासियों का बड़ी संख्या में आगमन हुआ था, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पहले किया है। दंड बिबर, कुल्हाड़ियाँ और तांबे के पीन जिनके सिरे कुंडलाकार या अलंकृत हैं झूकर से प्राप्त होते हैं, जैसा कि ईरान से भी मिलता है। पत्थर अथवा गोलाकार मुंह वाली वस्तुएं और कांस्य प्रसाधन जार सिंध के पश्चिम की संस्कृतियों के सूचक हैं। तो या फिर सैंधो प्रौढ़ हड़प्पा चरण के निवासियों का ईरान से संबंध रहा होगा, व्यापारिक संबंध रहा होगा, या फिर ईरान के प्रवासी जो है आकर के सैंधव गांवों में बसे होंगे। दूसरा महत्वपूर्ण स्थल सिंधु नदी के पश्चिम के क्षेत्र के बलूचिस्तान और भारत ईरानी सीमांत प्रदेश, इन पर नजर डालते हैं तो इनमें शाही टम्प, मुंडीगाक, नौशहर और पीराक जैसे स्थलों पर लोगों के ईरान से आवागमन और संपर्कों के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ के लोग ठप्पेदार ताम्र मुद्रा, ताम्र दंड बिबर, कुल्हाड़ियाँ आदि इस्तेमाल करते थे। अब पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की बस्तियों को पर एक नजर डालते हैं तो इन स्थानों से ऐसी अनेक बस्तियों की सूचना मिलती है जहां नगरों के ह्रास के बाद भी लोग उसी पुराने तरीके से रहते आ रहे थे। हालांकि मृदभांड परंपरा पर हड़प्पा सभ्यता के प्रभाव जो हैं वो धीरे धीरे क्षीण हो रहे थे,
तथा स्थानीय मृदभांड परंपराएं उभर रही थीं। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में मिथातल, बाड़ा, रोपड़ और सिसवाल के स्थल सुप्रसिद्ध हैं। सभ्यता के नगर चरण में भी यहाँ प्रादेशिक परंपराएं अक्षुण्ण बनी रही थीं, जो इसके समाप्ति के पश्चात पुनः उभरने लगी तथा कई स्थलों से यहाँ से गैरिक मृदभांड प्राप्त होते हैं। कच्छ और सौराष्ट्र की बात अगर करें तो कच्छ और सौराष्ट्र में नगर चरण का अंत रंगपुर और सोमनाथ जैसे स्थानों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। नगर चरण में भी उनकी हड़प्पाई मृदभांड परंपरा के साथ साथ स्थानीय मृत्तिका परंपरा थी। परवर्ती चरण के लोग चमकीले लाल भांड का प्रयोग करते थे। इन्होंने दूरस्थ क्षेत्रों से आयातित औजारों तथा सिंधुकालीन बाट एवं लिपि का प्रयोग अब बंद कर दिया था और स्थानीय रूप से उपलब्ध पत्थरों से बने औजारों को ये काम में ला रहे थे। कच्छ और सौराष्ट्र के क्षेत्र में प्रौढ़ हड़प्पा चरण में गुजरात में 13 बस्तियां थीं, जो परवर्ती चरण में बढ़कर के 200 हो गई हैं। निश्चित रूप से यह अन्य क्षेत्रों से प्रवासियों के आगमन की सूचना देती है, क्योंकि पूर्व आधुनिक समाजों में जनसंख्या में इतनी तीव्र वृद्धि सिर्फ जैविक कारणों से नहीं हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। परवर्ती हड़प्पा बस्तियां महाराष्ट्र से भी मिलती हैं, जहां उनकी संस्कृति उभरने वाले कृषक समुदायों में विलीन हो गई। तो निष्कर्ष यह है कि सभ्यता के नगर चरण में भी विभिन्न स्थलों की स्थानीय परंपराएं अक्षुण्ण बनी रही थीं, परंतु कतिपय कारणों से जब नगर चरण का ह्रास होने लगा तब पुनः ग्राम्य संस्कृतियां उभर आईं। धीरे धीरे इन विभिन्न स्थलों से जब हड़प्पाई प्रभाव समाप्त होने लगा तब स्थानीय परंपराएं उभरने लगी। वस्तुतः सिंधु सभ्यता का उद्भव जो हुआ था वह इन विभिन्न क्षेत्रों में पुष्पित हो रही विभिन्न संस्कृतियों के बीच प्रौद्योगिकी और वैचारिक एकीकरण के परिणाम स्वरूप ही सिंधु सभ्यता का उद्भव हुआ था। इसकी चर्चा मैंने सैंधव सभ्यता के उद्भव से संबंधित जो अध्ययन सामग्री आपके समक्ष प्रस्तुत किया है उसमें की गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक से संबंधित अगर प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो इस अध्ययन सामग्री का उपयोग करते हुए आप उन प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे पाएंगे। दोस्तों, यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।